नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और जी बिजनेस पर जब से हमने वेल्थ क्रिएशन वीक की शुरुआत की तब से बाजार में भी शानदार रिकवरी लौटती हुई दिखी है। मंदी वाले मार्केट में पैसे डालने वाले निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और साथ ही एफआईज भी अब खरीदारी के मूड में आने लगे हैं। लेकिन इस समय बड़ा सवाल है कि जब भी तेज़ी के मार्केट से मंदी के मार्केट और मंदी के मार्केट्स में आप फिर से तेज़ी के मार्केट में आए तो किस तरह से अपनी वेल्थ को संभालें और किस तरह से अपनी वेल्थ को बढ़ाए। ऐसा पहला और आखिरी बार नहीं है जब बाजार बड़ी तेज़ी दिखाए और बड़ी गिरावट दिखाए, लेकिन हर एक तेज़ी और मंदी में आपके लिए कुछ लेसन्स हैं, वो आपको सीखने और समझने चाहिए ताकि अगले बार के लिए आप बेहतर तरीके से तैयार रहें। और इसीलिए हमने की है इस खास सीरीज की शुरुआत वेल्थ क्रिएटर से मिलिए। आज देश के दिग्गज वेल्थ क्रिएटर और कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारी खास सीरीज की वेल्थ क्रिएटर से मिलिए। एक गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट और 35 साल से ज़्यादा का बाजार का लंबा गहरा अनुभव रखने वाला वो शख्स जो करियर की शुरुआत अपनी डेट मार्केट से करके इक्विटी मार्केट और उसके बाद फंड मैनेजमेंट को अपना प्रोफेशन बनाए, ऐसे नीलेश शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। नीलेश भाई, जब आपने शुरुआत की थी करियर की तो आपने सोचा था कि कभी आप अपने करियर में इतनी वेल्थ बनते हुए देखेंगे कि इतना बड़ा मार्केट हो जाएगा, इतनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, इस तरह की वेल्थ निवेशकों की बनेगी? नहीं अनिल भाई, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, सेंसेक्स 80,000 के ऊपर होगा, निफ्टी 23,000 के ऊपर होगा। ये सपनों से भी आगे था। लेकिन क्या वाकई में वेल्थ क्रिएशन के मामले में हम बड़ा और लंबा नहीं सोच पाते? ये आम मतलब निवेशकों के साथ है, फंड मैनेजर के साथ है, बाजार के सबके लोगों के साथ है कि इतना लंबा देखना और सोचना आसान काम नहीं? एकदम बिल्कुल अनिल भाई। पेसिमिस्ट है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट साउंड करता है और पैसा तो ऑप्टिमिस्ट ही बनाता है। तो पिछले 10 साल में भारत ने 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। राइट। और परसेंटेज टर्म में 2 ट्रिलियन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन कर दी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद अगर आप पढ़े व्हाट्सएप के मैसेज, सोशल मीडिया के मैसेज, अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन, हमें तो यही लगा कि ये 10 साल भारत ने बिगाड़ दिए हैं, जबकि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ था परसेंटेज टर्म्स में और हमारी सबसे बड़ी छलांग थी 10 से 5 नंबर पे पहुंचने की। तो एक वो बचपन में किस्सा सुना था, बंदे ने 99 मार्क्स स्कोर किए, घर पे दौड़ा दौड़ा गया, स्कूल में फर्स्ट आया, 99 मार्क्स स्कोर किए। माता ने यही पूछा, बेटा 1 मार्क कहाँ पे खो के आया? तो हमारे जो क्रिटिक्स है सब चाइनीज मॉम, इंडियन मॉम की तरह है, 1 मार्क कहाँ गया बस वही देखते हैं। बात तो सही है, 99 आ गए तो 1 क्यों रह गया? लेकिन फिर क्या लग रहा है आपको, क्या हमारी इकोनॉमी जो है वो टेस्ट मैच की तरह है या 2020? और 2020 भी वो वाला नहीं जो 2 देशों के बीच में होता, IPL वाला 2020 वो अलग ही है एकदम। हमारी टेस्ट मैच वाली इनिंग है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सबको साथ मिला के हमें आगे बढ़ना है। लैंड रिफॉर्म करना ज़रूरी है, लेकिन किसान नाराज़ नहीं कर सकते। लेबर रिफॉर्म करने ज़रूरी है, बट वोट बैंक का ध्यान रखना पड़ता है। जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी संभालनी है। स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट भी करना है, बिकॉज सरकार बिजनेस को बहुत अच्छी तरह हमेशा नहीं चला पाती, बट लोगों का जो एक मत होता है कि यू आर सेलिंग फैमिली ज्वेल, वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इन सारी कंस्ट्रेंट्स के बीच में भारत जो कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, डिजिटाइजेशन कर रहा है, स्वामित्व स्कीम के नीचे प्रॉपर्टी कार्ड्स दे रहा है, स्किलिंग, हाउसिंग, इनके ऊपर फोकस कर रहा है, फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपना रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा है, दुनिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी जरूर बनाएंगे। 5-6-7% ग्रोथ आती रहेगी, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ जो T20 वाली ग्रोथ है वो नहीं आएगी।
डबल डिजिट ग्रोथ के लिए कुछ और करना पड़ेगा, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा वेल्थ क्रिएशन को लेकर हमारे जो दर्शक हैं उनकी इस वक्त जो मानसिक स्थिति है उस पर बात करना चाहता हूँ। ये अगर 2 हफ्ते पहले आपसे मैं इंटरव्यू कर रहा होता तो मैं ये बोलता था कि सबको डर है, बेच के निकल जाए, पता नहीं मार्केट और कितना गिरेगा। अब थोड़ा ऊपर आया तो लोगों को लगता है कि जैसे जैसे मेरा भाव आ रहा है निकलते जाऊँ। क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है कि इतना नीचे देख लिया तो अब फ़ायदा नहीं है यहाँ रहकर, निकल जाने में समझदारी है? स्पेशली 2020 के बाद जो नए इन्वेस्टर्स आए उन्होंने पहली बार साइजेबल करेक्शन भी देखा और टाइम वाइज करेक्शन भी देखा। क्या कहेंगे आप उनको? सो अनिल भाई, एक बल्लेबाज थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। यस। उन्होंने पहले अपने 3 टेस्ट में 3 शतक लगाए और चौथे में शतक नहीं लगा पाए थे। तभी किसी ने ये कहा कि मोहम्मद अजहरुद्दीन बेकार बैट्समैन है। नहीं, सबने यही कहा कि 3 शतक मारे, विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, ये तो लंबी रेस का घोड़ा है, अब तो चलता ही रहेगा। एंड मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, इतनी अच्छी फील्डिंग करी। यस। तो हमारे सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले 9 कैलेंडर साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दुनिया के बहुत कम स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक इंडेक्स है जिसके पास ये कीर्तिमान होगा। अब 10वें साल में अगर वो नहीं रिटर्न दे तो क्या आप ये कहेंगे कि ये बेकार इंडेक्स है? ये बात तो सही। आप तो उसे मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरह सोचिए कि भाई इसने 3 शतक टेस्ट मैच में 3 पहले टेस्ट में मार दिए, लंबी रेस का घोड़ा है, दौड़ता रहेगा। ये बात तो सही। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा अनिल भाई, हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया ग्रुप है, सबने सर्कुलेट किया कि BYD ने कैसे 5 मिनट में इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज कर दी गाड़ी की। उसी समय मैंने कई व्हाट्सएप ग्रुप में डाला कि एक भारतीय कंपनी है जिसने 15 मिनट में ट्रक की बैटरी चार्ज कर दी एक्सपोनेंट करके। एक वो वायरल ही नहीं हुआ, दूसरा लोगों ने उसके ऊपर कोई कमेंट भी नहीं डाली। तो मतलब कई बार ऐसा लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। सही बात है। भारत ने अच्छा किया, नहीं, इसमें तो कुछ खराबी होगी। चाइना ने अच्छा किया तो 100% सही होगा। तो ये जो एक अपना खुद का माइंडसेट है कि वी डोंट अप्रिशिएट आवर ओन पीपल, तो ये दोनों चीज़ों की वजह से मैं यही कहूँगा निवेशकों से कि भारत लंबी रेस का घोड़ा है, इसके ऊपर आप निवेश करिए तो लंबी अवधि के लिए करिए। ये 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी कभी 10 ट्रिलियन होगी, कभी 20 ट्रिलियन होगी, कभी 30 ट्रिलियन होगी, उसके लिए निवेश करिए, नहीं कि 4 की 4.5 ट्रिलियन हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने कहा वो एग्जांपल एकदम सही कि अगर अजहरुद्दीन साहब 3 सेंचुरी बनाकर चौथी में नाच भी चले, सिमिलरली तेंदुलकर साहब है, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, कई बार 0 पे भी आउट हुए हैं। या अमिताभ बच्चन कई सारी फ्लॉप फिल्में भी दी है, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड देखिए। बाकी सब छोड़ो, अभी ताज़ा ताज़ा हमारे शर्मा जी, हाँ लोगों को लग रहा था कि रिटायर हो जाए, वो चैंपियंस ट्रॉफी जिता के लाए, राइट। सो कहीं न कहीं ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हर रोज, हर वक्त, हर साल मार्केट बढ़ नहीं सकती। ये आपने बहुत फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। बिल्कुल। तो क्लास इंडियन मार्केट की, इंडियन इकोनॉमी की परमानेंट है, बीच बीच में फॉर्म थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन अब जब इस तरह का फॉल आ जाए तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक पोर्टफोलियो को बचाना और दूसरा पोर्टफोलियो को बनाना। पहले बचाने की बात करते हैं, कैसे बचाएं? वो तो है ही है, ऑल फॉल डाउन, गिरेंगे तो सब गिरेंगे, भाईचारा बहुत है हमारा आपस में, ये एक गिरा तो दूसरा भी गिरता है। लेकिन ऐसे में माइंडसेट और पोर्टफोलियो दोनों की बैलेंसिंग कैसे करें? सो अनिल भाई, इसमें एक बोलने की बात है, दूसरी करने की बात है। बोलने में तो सिंपल है, नीचा में लेवानू, ऊपर में बेचवानू, नीचे में खरीदिए, ऊपर में बेचिए। अब आप फिगर आउट कर लेना कैसे करना, मेरे से तो आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। करने की बात है असेट एलोकेशन। एक आपका इन्वेस्टमेंट गोल बना लीजिए और उस हिसाब से अलोकेट करिए। जब भी इक्विटी अपने अलोकेशन से ज़्यादा होने लगे और मार्केट का वैल्यूएशन भी महंगा लगे तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। करेक्ट। जहाँ पे लगता है कि अलोकेशन से नीचे चला गया इक्विटी, मार्केट भी सस्ता लग रहा है, तब आप डेफिनेटली खरीदारी कर दीजिए। तो असेट एलोकेशन आप फॉलो कर पाएंगे, इससे हमेशा टॉप में नहीं बिकेगा, बट महंगी मार्केट में आप हल्के होंगे। हमेशा बॉटम पे नहीं खरीदेंगे, बट सस्ती मार्केट में आप ओवरवेट हो जाएंगे। लेकिन हमारे इंडिया में एसेट एलोकेशन के मामले में इन्वेस्टर बहुत परफेक्ट है।
दो तरह से करते हैं, या तो 100% का पैसा इक्विटी में रहेगा, वो भी ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो, या दूसरा है कि मैं तो हाथ ही नहीं लगाता शेयर के, मैं तो डालते नहीं, मेरे को तो रिस्क लेनी नहीं है, जुआ है सट्टा है, मैं तो सिर्फ एफडी में लगाता हूँ। अभी दोनों एक्सट्रीम तरह के इन्वेस्टर हैं, उनका क्या अनिल भाई, ये तो है ना, मतलब भगवान की देन है भारत को। ये निवेशक ही मार्केट की टॉप और बॉटम तय कर देते हैं। मतलब मेरी करियर तो इसलिए बनी है मेरे कजिन भाइयों और बहनों की वजह से। जब भी उन्होंने प्रण लिया कि अब इक्विटी मार्केट जुए का अड्डा है, हाथ में ले मार्केट की बॉटम बन जाती है, और जिस दिन वो मुझे कहने लगते हैं कि भाई ये ले ले, तब मार्केट का टॉप बन जाता है। उनकी बदौलत तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो आप भी आपके इनके जैसे जो कजिन हैं उनको संभाल के रखिए, वही आपको डिसाइड करेंगे एसेट एलोकेशन कैसे करना है। हमने आजकल थोड़ा सा बदला है उसमें, हमने बनाया एक ट्विटर ट्रोलिंग इंडेक्स। जब भी ट्विटर पे आके लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगे, हमने सोचा कि भाई अब टॉप बनने की तैयारी हो रही है, और जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गालियाँ पड़ने लगे तब बॉटम बन रहा है। मरवा दिया, समझ जाते भाई कि नुकसान बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। वो बात बिल्कुल सही है। अब रहा सवाल इस तरह के फॉल का, हर बार गिरावट के भी अलग रीज़न होते हैं और तेज़ी होने के भी अलग। इस बार पहली बार शायद लंबे समय में ऐसा दिखा कि सिर्फ वैल्यूएशन महंगे हैं, सिर्फ बाज़ार ज़्यादा बढ़ गया इसलिए घटे हम। क्या इस लिहाज से कहीं कोई नया पोर्टफोलियो बनाना चाहे तो उसको इस तरह के बाजार में कैसे अप्रोच करना चाहिए? अनिल भाई, जहाँ पे गलती दिखे तो यू टर्न मार लेना चाहिए। ओके। अब कई लोगों ने मोमेंटम बेसिस पे इन्वेस्ट कर दिया था। कचरा कंपनी बिकॉज भाव बढ़ रहा था तो लोगों ने निवेश कर दिया, और अच्छे कंपनी अच्छे बिजनेस वहाँ पे भाव बढ़ रहा था तो वैल्यूएशन को देखे बगैर निवेश कर दिया। अब इस प्रकार के स्टॉक में से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, वहाँ पे बेच के लॉस बुक कर लेना चाहिए। निवेश वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे वैल्यूएशंस आपकी फेवर में है और क्वालिटी आपके साथ है। फॉर एग्जाम्पल, इस बजट में वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए की टैक्स रिबेट लोगों के हाथ में दी है, और वो प्रति साल आती रहेगी। 8वां पे कमीशन भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जेब में पैसे रखने वाला है। राइट। अब ये जो क्लास है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्लस टैक्स पेयर का, वो रोटी कपड़ा मकान पे तो पैसा नहीं खर्चा करेगा। ये खर्चा होगा एक्सपीरियंस के ऊपर। रेलवे की जगह पे एयरलाइन में जाते हैं, उडुपी रेस्टोरेंट की जगह QSR रेस्टोरेंट में जाते हैं, मामा के घर पे छुट्टी मनाने की जगह समर में एक हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाते हैं, एक नॉर्मल शर्ट पहनते थे उसकी जगह एक ब्रांडेड शर्ट पहनते हैं। तो इस प्रकार के कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस के ऊपर निवेश होना बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे लगता है कि आपको निवेश करना चाहिए क्वालिटी में और अच्छे वैल्यूएशन पे। क्वालिटी और अच्छे वैल्यूएशन वाले शेयर इस मार्केट में आपको मिलेंगे भी, और वहीं पर आपको फोकस करना चाहिए स्पेशली। अब दूसरा बड़ा सवाल ये कि SIP वाले इन्वेस्टर्स, अब आंकड़े देखते तो थोड़ा डर भी लगता है कि 44 लाख SIP नई खुली लेकिन 55 लाख बंद हुई है। इन इन्वेस्टर्स को क्या राय देंगे, इस तरह के माहौल में क्या करना चाहिए? रिलायंस वर्ल्ड कप 1987 अगर आप देखें, यस, तो सेमीफाइनल में ग्रेहम वुड स्वीप कर करके इंडिया को भगा दिया। हाँ। और फाइनल में माइक केटिंग ने रिवर्स स्वीप किया आइलैंड बॉर्डर को, तो हाथ से कप निकल गया। अब अगर आप माइक केटिंग है तो रिवर्स स्वीप मत करिए। ग्रेहम गूच है तो स्वीप करते रहिए। आप मार्केट के टाइमर है, एक फंड मैनेजर जैसे हैं मानसिकता में, जो मार्केट में ले बेच कर सकता है, तो SIP बंद करिए, चालू करिए। बट 99 आउट ऑफ 100 इसको नहीं कर पाएंगे। आप ग्रेहम गुच नहीं है, माइक केटिंग है, तो सीधा खेलिए ना, रन तो बनते रहेंगे, विकेट नहीं जाएगी तो कप आ जाएगा। तो आप अपनी SIP चालू रखिए। और हमने तो हमेशा एक ही बात कही है, जब भी SIP में नेगेटिव रिटर्न दिखे उस समय SIP टॉपअप कर दीजिए या लमसम पैसा लगा दीजिए। अच्छा, ये रामबाण इलाज है, हर माहौल में आपके लिए और ज़्यादा पैसा बना के देगा। SIP बहुत सिंपल चीज़ है, बट हर सिंपल चीज़ की अग्नि परीक्षा होती है। करेक्ट। तो SIP के नेगेटिव रिटर्न आपकी अग्नि परीक्षा है। उस समय SIP बंद नहीं करनी चाहिए, टॉपअप कर देनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताया, ये मज़ा आ गया।
कि जब भी आपको लगे कि एसआईपी में मेरा 1 साल 3 साल 2 साल जो भी आप लगा रहे हैं उसमें नेगेटिव रिटर्न आने लगे, वहाँ पे आपको एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देना। बढ़ाएं ना बढ़ाएं, कम से कम बंद ना करें। Yes. ये बहुत ज़रूरी है। और अगर बढ़ानी तो उससे बढ़िया बात होनी चाहिए। एक और चीज़, कई बार हम जब कहते हैं कि जब भी तेज़ी होती है और तेज़ी के बाद मंदी होती है तो लीडरशिप बदलती है। अब आम इन्वेस्टर के लिए तो लीडरशिप बदलना, पहचानना बड़ा मुश्किल काम है, इजी नहीं है। तो क्या किस तरह के फंड ये हो सकते हैं जो उन्हें इस चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, भाई तुम दिमाग मत लगाओ, और इस तरह के फंड है जो अपने आप डिसाइड कर देंगे कि लीडर्स के साथ कैसे रहना है? एक बिजनेस साइकिल फंड है जिसमें फंड मैनेजर अपने सेक्टर एलोकेशन बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन क्या अच्छा लगता है। सारे कॉल कभी सही नहीं जाते, कुछ कॉल गलत भी जाते हैं, बट बिजनेस साइकिल फंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक ऐसा फंड है जो सेक्टर रोटेशन करता रहता है। बट अनिल भाई, सेक्टर रोटेशन करके आपको शॉर्ट टर्म एडवांटेज मिल सकता है, बट हर कॉल तो सही नहीं जाता। एक क्वालिटी डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी देखे, वह भी उतना ही रिटर्न देगा जितना ये साइकिल रोटेशन देगा। अगर हम BSE 500 या NSE 500 देखें तो कुल मिला के 80-90 स्टॉक है जिन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट की है ओवर लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स। तो अब उसमें आप सेक्टरली ले लो या पोर्टफोलियो वाइज ले लो, बात एक ही है। तो कुछ डाइवर्सिफाइड फंड रखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कुछ थीमेटिक फंड रखिए जैसे बिजनेस साइकिल हुआ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अवधि दीजिए। एक इसी बात को अलग तरीके से कहना चाहता हूँ, सचिन तेंदुलकर जी है, 15,000 से ज़्यादा रन, 51 से ज़्यादा शतक, बट उनकी स्ट्राइक रेट खाली 54 की थी। 100 बॉल फेस करते थे, 54 रन बनाते थे। शाहिद अफरीदी धनाधन खेलते थे, उनकी स्ट्राइक रेट शायद 80 के ऊपर थी, 83 या 86। 100 बॉल में 83 रन ठोक देते थे। स्ट्राइक रेट बढ़ाने गए तो कुल रन कितने बने शाहिद अफरीदी के? 1700। तेंदुलकर जी ने पिच के ऊपर टाइम बिताया तो कितने रन बनाए? 15,000। अब आप सोचिए, अफरीदी की तरह धुआंधार स्ट्राइक रेट लानी है या तेंदुलकर की तरह विकेट बचा के रन बनाने? मजा आ गया सर, ये बहुत जोरदार था एकदम। 15,000 रन बनाने या 1,500 बनाने, हाँ वो डिसाइड कर लो। हाँ, बाकी वो जो रोज डे ट्रेडिंग वाला मामला है ना, ये खरीदो ये फिर आप करते रहो 2020 उसमें। कई बार कहते हैं कि बच्चों में भगवान होते हैं। तो हम लोग सब मित्र लोग बैठे थे, एक बहुत अच्छा ट्रेडर है मेरा दोस्त, एंड वाकई में वो अच्छी ट्रेडिंग करता है। तो वो बता रहा था कि कैसे उसने एक बड़े स्टॉक में लेवेच करते 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 इतने सालों में पैसा बनाया। उसके बेटे ने बोला कि पापा, इससे अच्छा लेके बैठे रहते तो ज़्यादा पैसा बनता ना। अच्छा। तो बच्चों में भगवान का रूप है, भगवान आके उसको समझा गए। हाँ, एक्चुअली ये हुआ है। आप ये सितंबर के बाद भले ठीक है हम कमज़ोर हो छोड़ दो, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में तो जो कम समझदार थे या उन्होंने ही किसी समझदार पे भरोसा किया, जिनको मार्केट की कम समझ थी, किसी समझदार पे भरोसा किया, लेकर बैठे रहे, उनके पैसे ज़्यादा बन गए। एब्सोल्यूट। हाँ, तो कई बार ये होता है कि कुछ ना करने से पैसे ज़्यादा बनते हैं। यस। अब आइए, आपने एसेट एलोकेशन की बात की, तो इस तरह के मार्केट में किस तरह का एसेट एलोकेशन फॉलो करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ इक्विटी मरी पड़ी है, गोल्ड एकदम चमक रहा है, डेट में भी मौके बढ़िया है, तो आपके हिसाब से क्या अप्रोच होनी चाहिए? मेरे हिसाब से इक्विटी में इस वक्त न्यूट्रल वेट होना चाहिए और लंबी अवधि का पैसा लगना चाहिए। लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा लगना चाहिए, स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा कम। ज़ीरो मत कर देना, खाली नॉर्मल वेट से थोड़ा कम कर देना। फिक्स्ड इनकम में ब्याज की दरें कटेगी तो परफॉर्मिंग क्रेडिट फंड जो कहते हैं AIF में, उसमें 1 करोड़ का मिनिमम निवेश करना पड़ता है। बट परफॉर्मिंग क्रेडिट AIF, उसमें आप निवेश करने की सोच सकते हैं। वह फंड इस वक्त रिस्क रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा लगता है। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो लंबी अवधि के, लंबे ड्यूरेशन के गिल्ट फंड, बॉन्ड फंड लेने चाहिए। गोल्ड और सिल्वर में, शॉर्ट टर्म में सिल्वर में तेज़ी लगती है, गोल्ड की तरह वो ज़्यादा मूव नहीं हुआ है और इस वक्त डिमांड सप्लाई सिल्वर की फेवर में है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी गोल्ड अच्छा लगता है।
दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स अब इंडियन हाउसवाइफ बन गए हैं। सोना लेते हैं, बेचने का नाम नहीं लेते। बिल्कुल ठीक बात। दुनिया में इतना सोना नहीं है जो हमारी हाउसवाइफ और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स की डिमांड पूरी कर सके। तो गोल्ड के दाम बढ़ते रहेंगे जब तक ये सेंट्रल बैंकर की डिमांड चलती रहेगी। यानी कि पैसे सब जगह बनेंगे। पैसे सब जगह बनेंगे, आपको खाली समय देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, समय देने की जहाँ तक बात है, पिछले 4 साल 5 साल लोगों ने समय ट्रेडिंग में काफ़ी दिया है और एक्सपीरियंस भी कर लिया। अब पिछले 4-5 महीनों से अब समझ में आ रहा है कि ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट वाली यात्रा कैसे होनी चाहिए। जो नए निवेशक हैं और जो पुराने निवेशक कई बार तेजी मंदी के साइकिल देख चुके हैं लेकिन फिर भी हिल जाते हैं। नए निवेशक जिन्होंने पहली बार देखा है, उनके लिए क्या गुरु मंत्र है वेल्थ क्रिएशन के, क्या करना चाहिए अब आगे यहाँ से? सर, ऐसे एंटरप्रेन्योर के ऊपर आप निवेश करिए जो देश और दुनिया दोनों में लड़ने के काबिल है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा डिसरप्शन कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये आके कौन से बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करेगी ये कहना मुश्किल है। तो हमें तो ऐसे एंटरप्रेन्योर चाहिए जो इस वेव को राइड कर सकें, इस मोजे के अंदर डूबने नहीं चाहिए। तो जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर। एंड मतलब अनिल भाई, अपने देश में टैलेंट की कमी नहीं है। कुछ बच्चों ने नॉर्थ इंडिया में एक रॉकेट इंजन बना दिया 60 लाख रुपए के अंदर, इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते। उसका जो प्रोटोटाइप हुआ उसमें 4500 न्यूटन की थर्स्ट बता दी। सक्सेसफुल रॉकेट इंजन जो कमर्शियल हो वो 25,000 न्यूटन का थर्स्ट रखता है। कल को उठ के ये बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे, 60 लाख से 60 करोड़ की पैसे रेज कर पाएंगे तो 25,000 न्यूटन वाला इंजन भी बना देंगे। तो इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स को आपको सपोर्ट करना है। आपके आसपास भी है, लिस्टेड कंपनीज में भी है, अनलिस्टेड सेगमेंट में भी है। भारत में उद्योगपति को, बिजनेसमैन को अगर आप सपोर्ट करेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे तो पैसा बनेगा। और उनके साथ पार्टनरशिप करने का तरीका यही है कि अगर लिस्टेड कंपनियां तो जाहिर सी बात है आप शेयर खरीद के उनके पार्टनर बन सकते हैं। ये ना सोचें कि मैं शेयर खरीद रहा हूँ, ये सोचें कि उनके बिजनेस में पार्टनर बन रहा हूँ। तब जाकर आप लंबे समय के लिए भी सोचेंगे, हर रोज का भाव भी नहीं देखेंगे, 5, 10, 15 साल का व्यू रखेंगे और तब वो बिजनेस आपको बड़ा पैसा बना कर देगा। ये कुछ बेहतरीन गुरु मंत्र आए हैं नीलेश भाई की तरफ से। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव हमें बताने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो थोड़े से डरे हुए निवेशक हैं उन्हें आपके इस अनुभव से और आपके इस मार्गदर्शन से बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल भाई। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।